Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to start topic probability, which is considered to be very difficult. But I promise to you that the topic I will make so easy to you that you can't imagine about that. तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी जिन बच्चों ने हाई स्कूल में नहीं स्टडी किया, 11th में स्टडी नहीं किया, 12th में स्टडी नहीं किया या डिफिकल्ट लगा किन्हीं कारणों बीटेक में उनके लिए पहुंचे हैं, तो वो भी यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोस के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ एमएससी लेवल तक का जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्लीट कराऊंगा अपनी वीडियोस में। तो देखिए बच्चों, ये एक प्रकार से 11th 12th बीटेक बीएससी और एमएससी ये सबके लिए फंडामेंटल है ये। तो एक्सपेरिमेंट्स, हम आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास में दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों। तो देयर आर टू टाइप्स of experiments कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बच्चों हमारे पास में डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अभी बताता हूं ये क्या है। दूसरा हमारे पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे हमारे पास में रैंडम और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये बच्चों थ्योरी, कभी कभी थ्योरी में से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, यही थ्योरी लिखिएगा बच्चों। मैं पहला डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है वो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक आउटकम, मतलब एक रिजल्ट आए। तो द एक्सपेरिमेंट्स in which only one outcome occurs। एक ही आउटकम अकर हो। आउटकम मीन्स बच्चों होता है रिजल्ट। एक ही रिजल्ट आए, एक ही परिणाम आए। जैसे मैं जिस समय बरेली में वीडियो बना रहा हूं, तो बरेली के सुभाष नगर शहर से वीडियो बना रहा हूं। बरेली बच्चों उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश, इंडिया की एक उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उसमें मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट के शहर सुभाष नगर से वीडियो बना रहा हूं। और मैं कहूं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करूं, तो जिस स्थान पर मैं एट प्रेजेंट खड़ा हुआ हूं उस स्थान की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट की जाए।
तो बच्चों अगर कोई भी मिस्टेक नहीं की जा रही है, एक जो है वो ऐसा व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपर्ट है, तो हर टाइम वो सेम ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेगा। सपोज करिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने जी 9.81 फाइंड आउट की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कितनी भी फर्स्ट टाइम उसने 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड आउट की, कितने भी टाइम परफॉर्म करे वो एक्सपेरिमेंट के लिए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रीडिंग या रिजल्ट या आउटकम्स। तो हमारे पास में ये एक एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिएगा आपसे कहा गया कि ये आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये दो एंगल एब्ट्यूज एंगल हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे उस एब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करने के लिए, यही तो देखोगे कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है या नहीं। जैसे एक मैंने कहा एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, मैंने कह दिया ये मेरे पास में 40 डिग्री है, ये मेरे पास में 50 डिग्री है। तो क्या करोगे आप 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक्यूट हो गया। एक्यूट एंगल होने के लिए, एक्यूट होने एंगल होने के लिए कितना हमारे पास में सम आना चाहिए, 90 डिग्री सम आना चाहिए। तो 90 डिग्री आ गया आपके पास में। आप कह दोगे कि ये ट्राइंगल कैसे हैं, सॉरी ये एंगल्स कैसे हैं, हमारे पास में एक्यूट एंगल्स हैं। अब जैसे मैंने कोई दूसरा एंगल ले लिया, मैंने कह दिया ये 60 डिग्री, मैंने कह दिया ये 30 डिग्री। आपने फिर से मेजर कर लिया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आपको ये फिर से 90 डिग्री मिल गया। तो देखो एक सा ही तो रिजल्ट आ रहा है, तो हमारे पास 90 डिग्री, एंगल्स अलग अलग हैं। तो जब 90 डिग्री आ रहा तो आप कह रहे हो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल आने के लिए एक ही रिजल्ट आना चाहिए 90 डिग्री। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर करने के लिए एक ही सम आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमारे पास में अगर नहीं आया तो आप उस पीरियड में कहोगे कि ये एक्यूट एंगल नहीं है। सपोज करिएगा ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास में 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट इज नॉट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल नहीं है। आपने बोल दिया इसके लिए। देख लेता हूं तो नीचे का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारे पास में एक्यूट एंगल के लिए बच्चों ये कंडीशन होनी चाहिए थी। तो हमने बच्चों आपके लिए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होता है जैसे कोई कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, आपसे कहा है इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करो। तो उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जैसे अगर 20 सेंटीमीटर है, तो कोई भी जो परफेक्ट व्यक्ति है वो एक्सपेरिमेंट करके अगर उसकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करे तो हर बार 20 सेंटीमीटर ही आएगी। कोई जो है वो ऐसा व्यक्ति मेजर करने लगे कि जो व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म करना नहीं आता, तो वो हो सकता है रॉन्ग आ जाए, अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए। लेकिन एक परफेक्ट व्यक्ति एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे तो एक ही रिजल्ट आएगा। एक कॉनकेव लेंस दे दिया, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं आपके, वही आएगी जो उसकी है, तो एक ही रिजल्ट देगी। तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट जिनमें एक ही आउटकम्स प्राप्त हो, एक ही रिजल्ट प्राप्त हो, वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट्स इन विच ओनली वन आउटकम अकर्स is called deterministic experiment, deterministic experiments। एग्जाम्पल दे दिया, फोकल लेंथ of
गिवन लेंस, एक लेंस की फोकल लेंथ ऑफ a given convex lens, एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a पर्टिकुलर पॉइंट पर ए की आएगी, ETC। इस प्रकार से बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं दूसरे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो दूसरे टाइप के एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा रैंडम और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के दूसरे टाइप के एक्सपेरिमेंट क्या होंगे देखते हैं। रैंडम और एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वही डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें एक से अधिक आउटकम्स आने के चांसेस हो। जैसे आपसे कहा गया ये कॉइन टॉस करो, आपको क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। आपने उसी कॉइन को दोबारा से टॉस किया, हो सकता है फिर से हेड आ जाए, लेकिन फिर से परफॉर्म करो, कभी तो ऐसा भी होगा टेल आ जाएगा। तो टेल आ गया, तो हमारे पास में दो आउटकम्स आ गए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से अधिक आउटकम्स आने के चांसेस हों, जैसे द एक्सपेरिमेंट्स in which more than one outcome means result can occur। एक से अधिक आउटकम्स आ सकते हो, आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। मैन्स एग्जाम्पल है बच्चों, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन को टॉस करें तो ऐसा हो सकता है बच्चों दोनों पर हेड आ गया, ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आ गया दूसरे पर टेल आ गया, ऐसा हो सकता है पहले पे भी टेल आ गया दूसरे पे भी टेल आ गया, ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया। ये आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास में। तो देखिए एक से अधिक आउटकम्स प्राप्त हुए, 4 आउटकम्स प्राप्त हुए आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए बच्चों, ये आउटकम्स आए। अब मैं कहूं कि एक डाई थ्रो किया, डाई थ्रो किया। डाई थ्रो करने पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आ सकता है। डाई थ्रो किया, बना गया, वही डाई थ्रो किया, सेकंड टाइम भी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। 6 आउटकम्स हुए। तो हमारे पास में क्या हुआ? ये एक एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स हो गया। तो इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट को ही स्टडी करेंगे, मतलब एक से ज्यादा आउटकम्स आने के चांसेस हों। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर जो है सबसे पहले ये डिफाइन करूंगा कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के लिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस को भी बताने से पहले मैं एक सेट को डिफाइन कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपने सेट थ्योरी स्टडी नहीं किया, उस केस के लिए सेट a collection of well defined, यहां पर कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट इन जनरल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यहां पर होगा आउटकम्स, आउटकम्स या रिजल्ट। A collection of well defined objects is called a set, सेट कहलाता है। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट, और कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। तो उसी प्रकार से अब हम बच्चों सैंपल स्पेस पे आ जाते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस, और जैसे मैंने कहा, चलो सैंपल स्पेस को ही बताता हूं। अभी मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में एक से ज्यादा आउटकम्स आने के चांसेस हैं, रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो हमारे पास में जितने भी नंबर ऑफ रिजल्ट्स होंगे, जितने भी रिजल्ट्स होंगे, उनका कलेक्शन हमारे पास में क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा। आ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, यहां पर सेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, यहां पर की जगह a set of outcomes of a random or probability experiments is called sample space। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल दे रहा हूं। टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस किया, तो मेरे पास सैंपल स्पेस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है?
It is represented by S से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो सैंपल टॉसिंग ए कॉइन, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस देखो, दो रिजल्ट आए, हेड आया या टेल आया, इसका कलेक्शन कर्ली ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, सैंपल स्पेस का ऑर्डर या सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, इसमें कितने आउटकम्स आए वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। कितने आउटकम्स आए? 2 आउटकम्स आए, 1 2 आउटकम्स आए, तो ये कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ एस, इसी को ही ऑर्डर ऑफ एस बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एस। एक एक्सपेरिमेंट लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लें, थ्रोइंग डाई, एक डाई थ्रो किया। तो एक डाई जब थ्रो करेंगे बच्चों, देखते हैं, थ्रोइंग अ डाई, डाई, तो डाई थ्रो कर रहे हैं बच्चों हम इसमें। तो डाई थ्रो करने में हमारे पास में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? डाई थ्रो करने पर 1 आकार हो सकता है, आपको 1 दिखाई दे, 2 आकार हो सकता है, 3 आकार हो सकता है, 4 5 6 ये आकार हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर आकार नहीं होगा। इनका कलेक्शन ले लिया, इसे ही सैंपल स्पेस कहेंगे। इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितने आउटकम्स आए? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आए, 6 रिजल्ट आए। तो ये 6 इसका क्या हो गया? हमारे पास में कार्डिनल नंबर हो गया। अब हम बच्चों 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। कितनी डाइस थ्रो कर रहे हैं? 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो देखिए, throwing 2 dice, तो सैंपल स्पेस देखिए बच्चों क्या हो सकता है। फर्स्ट डाई पर 1 आ जाए, दूसरी पर भी 1 आए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 4 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 5 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए। यह आकार हो सकता था। पहली डाई पर 1 और दूसरी डाई पर 1, पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 2, पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 3, पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 4, पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 5, पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 6। सपोज करो 2 तरीके की डाई हैं आपके पास में, एक रेड और एक ग्रीन। रेड को फर्स्ट बोल दिया, ग्रीन को सेकंड बोल दिया। ये आउटकम्स आ रहे हैं। पहली डाई पर 2, दूसरी पर 1, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 2, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 3, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 4, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 5, पहली डाई पर 2, दूसरी पर 6। ये आ सकता था। पहली डाई पर 3, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 1, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 2, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 3, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 4, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 5, पहली डाई पर 3, दूसरी पर 6। ये आ सकते थे। अब पहली डाई पर 4, दूसरी पर 1, पहली डाई पर 4, दूसरी पर 2, पहली डाई पर 4, दूसरी पर 3, पहली डाई पर 4, दूसरी पर 4, पहली डाई पर 4, दूसरी पर 5,
पहली डाई पर 4, दूसरी पर 6, ये आ सकता था। देख लें बच्चों नीचे स्पेस है या नहीं, कहीं मैं लिखता चला जाऊं और दिखाई ना दे। हाँ बच्चों है स्पेस, सफिशिएंट स्पेस है। पहली डाई पर 5 आ जाए, पहली डाई पर 5 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए, पहली डाई पर 5 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, पहली डाई पर 5 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए, पहली डाई पर 5 आ जाए, दूसरी पर 4, पहली डाई पर 5, दूसरी पर 5, पहली डाई पर 5, दूसरी पर 6। अब ऐसा भी हो सकता था पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए, पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी पर 3, पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी डाई पर 4, पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी डाई पर 5, पहली डाई पर 6 आ जाए, दूसरी डाई पर 6। ये आउटकम्स, इसके अलावा कुछ अखर नहीं होगा, तो ये आउटकम्स काउंट कर लें। तो इनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने आउटकम्स अकर होंगे, देखें कितने रिजल्ट आए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 आउटकम्स आए। ये तो अब मैं इतने ही एग्जाम्पल बना रहा हूं सैंपल स्पेस की, और इसके बाद मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा उस पीरियड में सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाएंगे और उन सैंपल स्पेस की क्या क्या ट्रिक होगी वो बताता चलूंगा। अब मैं बच्चों इवेंट बता रहा हूं, क्या डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट। सैंपल स्पेस के बाद इवेंट बता रहा हूं। तो इवेंट बताने के लिए बच्चों सपोज कीजिएगा मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, एक इसको रख के देता हूं, इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट ये ले रहा हूं, इवेंट 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 डिफाइन करने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं वर्किंग प्रॉपर्ली इज, यस इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो देखें इवेंट क्या है। इवेंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सबसेट बताता हूं। जैसे एक सेट है मेरे पास बहुत छोटा सा, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मैं एक एक एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाऊं, एक एलिमेंट 1 ले लिया, 2 ले लिया एक सेट बना लिया, 3 ले लिया एक सेट बना लिया। अब मैं दो दो एलिमेंट लेकर के सेट बनाऊं, 1 2 1 2 और 2 1 बच्चों एक ही सेट है, 2 1 एक ही सेट है। तो 1 2 लेकर के बनाया, 1 3 लेकर के बनाया। अब मैं 2 और 3 लेकर के, 2 और 1 लेकर के नहीं बना सकता, 2 1 वाला है ऑलरेडी बना हुआ। अब मैं 3 3 एलिमेंट से लेकर के 1 2 3, तो मैं वैसे एक सेट और होता है नल सेट 5। यहां मैं नल सेट को डिस्कस नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो मैं कोई सा सेट उठा लूं, जैसे सपोज करो मैंने ये सेट उठा लिया, ये सेट उठा लिया 1 2 और बनाए किसका, इस ए सेट के 1 2 3। यहां देखो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है, 1 है इसमें, 1 यहां भी है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो ये सेट इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्या हो गया, इस सेट का सबसेट हो गया बच्चों। ये वाला सेट जैसे मैं ई कह दूं और ये वाले सेट को मैं एस बोल दूं, तो मैं बोल दूंगा ई इज सबसेट ऑफ एस, ई सबसेट है एस का। तो एलिमेंट देखिए हमारे पास में हमने जो ये एक डाई को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस बनाया उसके रिजल्ट्स के, तो ये प्रत्येक आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम,
ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती है? एलिमेंट्री इवेंट। यहां लिख देता हूं इससे पहले, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है? ईच आउटकम, ईच आउटकम, आउटकम ऑफ a random experiment, experiment is called random, is called elementary event, elementary event। तो हमारे पास में 1 भी एलिमेंट्री इवेंट है, 2 भी एलिमेंट्री इवेंट है, 3 भी एलिमेंट्री इवेंट है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सब एलिमेंट्री इवेंट है। जब हमने कॉइन टॉस किया था तो हेड आना भी एलिमेंट्री इवेंट थी, टेल आना भी एलिमेंट्री इवेंट थी। तो ये एलिमेंट्री इवेंट होती है। अब हम इवेंट, a subset of a subset of a sample space is called event, is called an event, is called an event। तो बच्चों देखिए, मैंने यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर, ये आप लोग नीचे उतार लीजिएगा। यहां एग्जाम्पल देखिए, अब मैं एक इवेंट ले रहा हूं, इवेंट ले रहा हूं, ई लेट ई बी एन event of getting an even number in throwing one die, एक डाई को थ्रो करने पर हमारे पास में इवन नंबर। तो देखिए यहां पर इवन नंबर कौन है? 2। इवन नंबर वो नंबर हो सकते 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल है, 4 6, ये ले लिया एक सेट। A subset of a sample space is called an event। तो देखो ई सबसेट है एस का, है क्योंकि ई के सारे एलिमेंट, 2 भी इसमें है ये 2, 4 भी इसमें है 6 भी इसमें है। तो हमारे पास में ये हो गया। अब हम सपोज करो कोई दूसरा एग्जांपल बना ले, हम इसमें कहते हैं लेट ए बी एन इवेंट ऑफ getting a number greater than 4। तो हमारे पास में 4 से बड़े नंबर कौन कौन से आएंगे? 4 से बड़े 5 और 6। तो इस सेट में यही तो 2 नंबर आए, इन थ्रोइंग वन डाई। तो हमारे पास में अब देखो ये ए हमारे पास में सबसेट है एस का। क्यों? ए का एलिमेंट 5 है, यहां पर ए का एलिमेंट 6 है। तो ए की जो एलिमेंट्री इवेंट हैं
वो हमारे पास में किससे ली गई हैं? सैंपल स्पेस से ही ली गई हैं, तो वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे। अब हम बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। लेट, देखिए, लेट ए बी, let A be an event associated with random experiments. Let A be an event associated with random experiments. जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया था एक्सपेरिमेंट, मैंने ये कह दूं कि डाई थ्रो किया 1 2 3 4 5 6। Let A be an experiment associated with random experiment of sample space S sample space है, बाद में लिखेंगे, अभी पहले समझा देते हैं। एक सैंपल स्पेस S था, डाई थ्रो किया था 1 2 3 4 5 6। कार्डिनल नंबर इस डाई का कितना आया? मेरे पास में आया 6। 6 ही तो आउटकम्स हैं, 6 ही तो रिजल्ट आए। काउंट कर लें, चाहे इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आए, तो कार्डिनल नंबर इस सैंपल स्पेस का 6 हो गया। देन the ratio between cardinal number of the event A and the cardinal number of the event A to the cardinal number of the sample space। मैंने एक एक्सपेरिमेंट ली, एक इवेंट लिया ए क्या है? एक इवेंट है। लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर प्राप्त करने का एक इवेंट ले रहा हूं। ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है? बना सकता है बच्चों। ऑड नंबर क्या आ सकता है? 3। ऑड नंबर क्या आ सकता है? 5। कार्डिनल नंबर क्या हो गया? मेरे पास में 3 हो गया, 1 2 3। तो मेरे पास में क्या हो जाएगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number
probability of getting add number, cardinal number of event A अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर। तो यहां पर हमारे पास में इसका आया 3 और इसका आया कार्डिनल नंबर 6। तो मेरे पास में बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आ गई 1/2, ये आ गई। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल देकर के मैंने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की। अब मैं लेट कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए बी एम, इवेंट ए का कार्डिनल नंबर एम है, मतलब उसमें एम एलिमेंट्री इवेंट्स, एम आउटकम्स लिए गए हैं सैंपल स्पेस के। लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पी एन, जैसे अभी हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, उसमें 1 2 3 4 5 6, ये एक ए इवेंट ली थी 1 3 5, इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितना आया 6, इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास में कितना आया 3। तो हमने एस का कार्डिनल नंबर एन ले लिया है और ए का कार्डिनल नंबर जो इस इवेंट लिया है उसका एम ले लिया है। द प्रोबेबिलिटी of occurring a P A cardinal number of event A upon cardinal number of sample space। ये बच्चों, तो कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए हमने कितना लिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट ए बी एम, एम ले लिया, और कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना लिया है, एन लिया है। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बच्चों एस से डिनोट कर रहे हैं, एस बी, तो एन लिया है। तो ये प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई, इवेंट डिफाइन हो गई, एलिमेंट्री इवेंट डिफाइन हो गई। अब बच्चों इसे रख करके मैं आपको एक चीज ये दिखा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो नोट करके डालेंगे, नोट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास में कभी भी देखें, लेट देखें ऐसे एक सैंपल स्पेस है, एग्जांपल से दिखा रहा हूं 1 2 3 4, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। कॉइन टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आया। कार्डिनल नंबर इसका हमारे पास में कितने एलिमेंट्री इवेंट आए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्री आए। यहां बच्चों हमने 2 कॉइन थ्रो कर लिए, 2 कॉइन थ्रो करे, पहले कॉइन पर हमारे पास में हेड आया, दूसरे कॉइन पर टेल आया। पहले कॉइन पर हेड आया
पहले कॉइन पर हेड आया, दूसरे कॉइन पर टेल आया, पहले कॉइन पर अब हमने क्या करा, ऐसे करके समझे इस चीज को लिए, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया, तो पहली बार में हेड आया या टेल आया, दो चीज हो सकती थी। अब दूसरी बार थ्रो किया, तो दूसरी बार थ्रो करा, पहली बार तो हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ सकता था, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ सकता था, पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ सकता था, पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार टेल आ सकता था। तो ये आउटकम्स मैंने यहां लिख लिए। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। अब मैं ये कहूं कि ए एक इवेंट है, लेट ई ले रहा हूं, ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग exactly वन हेड, एक हेड आए, तो इसमें ई में कौन कौन सी एलिमेंट्री इवेंट हुई, यहां पर तो देखो दो हेड है, यहां पर एक हेड है, एक हेड, यहां पर भी एक हेड है, यहां पर दो टेल है, तो ये हो गया हमारे पास में। हम इसका कार्डिनल नंबर निकालें, 2 आया। अब प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी बच्चों, क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी of getting exactly वन हेड, सिर्फ एक हेड आए, तो PE इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ E अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S। ये कितने आया, 2/4, 1/2 मीन्स 0.5। अब बच्चों जो इवेंट है, इवेंट, इस इवेंट में कभी भी सैंपल स्पेस से ज्यादा हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी आपको एक सेट लिया था 1 2 3, इससे एक सबसेट बनाया था 1 एलिमेंट लेकर के, फिर 2 एलिमेंट लेकर के, यही तो बनाया था अभी, फिर 3 एलिमेंट लेकर के। तो कोई सेट खुद का भी सबसेट है, कोई सेट खुद का भी सबसेट है, तो इसलिए अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले सकता था, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग टू काउस। अब यहां पर काउस तो है नहीं, तो ए में हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो गई, 0/4, 0 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं जा सकती कभी भी। अब हम कहते हैं दूसरा ले लें, थर्ड में क्या दिया, बी एन इवेंट ऑफ taking all outcomes
कम्स, सारे आउटकम्स ले लें ऑफ एस। बी में सारे आउटकम्स ले लिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कितने आउटकम्स आए? 4, 4 कार्डिनल नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी और सैंपल स्पेस बी। कार्डिनल नंबर कितना? 4/4। ये कितनी आई वैल्यू? 1। कभी भी जो इवेंट है उसमें सैंपल स्पेस से ज्यादा कार्डिनल नंबर नहीं हो सकता, तो 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो इसको मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया आपको, फिर मैं आपको लिख रखता हूं नोट करके। नोट क्या डाल देंगे? नोट लेट ए बी एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस सैंपल स्पेस की एक इवेंट है। मतलब ए जो है दैट इज ए सबसेट है एस का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 0 के, और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से बड़ी कभी वैल्यू नहीं होगी, नेगेटिव कभी वैल्यू नहीं होगी। इसे समझ लीजिएगा, इसको बहुत यूज करेंगे। किसमें? हम बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए या बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए या हम एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे पास में बच्चों, हमने सैंपल स्पेस बताया, इवेंट बताइए, सेट बताया, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी। अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ इवेंट्स को डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमारे पास में बच्चों देख लेते हैं। देखें बच्चों, तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स बता रहे थे हम। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले सर्टेन और श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट्स कौन सी होती हैं या श्योर इवेंट्स कौन सी होती हैं? ऐसी इवेंट सर्टेन इवेंट्स या श्योर इवेंट कहलाती हैं। बहुत कम शब्दों में समझिएगा, जो इवेंट्स सैंपल स्पेस की सबसेट होगी। सिंपलेस्ट जो है वो लैंग्वेज में मैंने बता दिया। एन इवेंट is called certain event. Certain event if it is a subset of sample space. Sample space. कोई इवेंट सैंपल स्पेस की सबसेट है तो
तो वो श्योर इवेंट कहलाएगी। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लिया बच्चों, मैंने कहा एक सैंपल स्पेस है और मैंने कहा कि कॉइन टॉस किए 2 कॉइन, दोनों कॉइन पर हेड हेड आ सकता है, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, पहले पर भी टेल दूसरे पर भी टेल, ये आया। एक इवेंट मैंने ले ली ए इवेंट, let A be an event of getting exactly 1 tail, एक टेल आए तो क्या होगा। देखो यहां पर कोई टेल नहीं है, यहां पर 1 टेल है, यहां देखिए 1 टेल है, इसमें देखिए 2 टेल है। तो ये अब ये देखें कि ए हमारे पास में सबसेट है एस का, सिंस ए इज सबसेट ऑफ एस, देयरफॉर ए इज कॉल्ड सर्टेन और श्योर इवेंट associated with an random experiment तो एक एक्सपेरिमेंट ही था, हमने 2 पॉइंट थ्रो किए, या इसी बात को ऐसे बोल सकते थे, एक कॉइन थ्रो किया फिर दूसरा कॉइन थ्रो किया, तो हमारे पास में ये सैंपल स्पेस आया। ये जो है वो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट कर रही है, मतलब संबंधित है, ये इसी से ही कोई एलिमेंट्री इवेंट ली, ये भी कोई इसी से ही एलिमेंट्री इवेंट है। तो हमारे पास में सर्टेन और श्योर इवेंट हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं बच्चों हम इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बताते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा बताते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, if an event is not a subset, कुछ गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अभी मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैसेज था कि 20% से लेस देन वीडियो बैटरी रह गई। तो चलो, इम्पॉसिबल इवेंट, इफ एन इवेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, then the event is called impossible event. Possible event. Example: sample space throwing a die
सैंपल स्पेस बना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। लेट A be an event of getting. Let A be an event of getting uh, getting greater than greater than 6। तो यहां पर बच्चों देख रहे होंगे 6 से बड़ा नंबर हमारे पास 7, 8, 9 ऐसे करके आएंगे, लेकिन ये ए जो है वो हमारे पास में एस का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ एस, देयरफॉर ए इज इम्पॉसिबल इवेंट एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट में हमारे पास में बच्चों सबसेट नहीं होगा वो इवेंट किसी भी सैंपल स्पेस का। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कंपाउंड इवेंट। थर्ड बता रहे हैं बच्चों कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कंपाउंड इवेंट वो इवेंट कहलाती है जिसमें हमारे पास में सैंपल स्पेस की एक से ज्यादा हमारे पास में एलिमेंट्री इवेंट्स हों। कंपाउंड an event which has more than one elementary events of a sample space is called compound event। A compound event। एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जैसे मैंने कहा कि सपोज करिएगा सैंपल स्पेस है मेरे पास में, छोटा सा ही सैंपल स्पेस ले लेता हूं, हेड टेल हेड टेल हेड। ए एक इवेंट है, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग exactly 1 टेल, एक टेल हो एग्जैक्टली। तो देखो इसमें एक टेल है, यहां पर एक टेल है, तो सैंपल स्पेस की ये एलिमेंट्री, एक एलिमेंट्री इवेंट, दूसरी एलिमेंट्री इवेंट, तीसरी एलिमेंट्री इवेंट, चौथी एलिमेंट्री इवेंट, क्वाइन को थ्रो किया गया
टू कॉइन को या एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया गया। तो हमारे पास में ये सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर 2 है, इसका कार्डिनल नंबर 4 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो किसी भी सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट का कार्डिनल नंबर अगर 1 से बड़ा है तो वो इवेंट हमारे पास में कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंपाउंड इवेंट कहलाएगी। देयरफॉर ए इज, या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ए इज अ कंपाउंड इवेंट। इसी मैंने जैसे डिफाइन किया है उस आधार पर देखते हैं। और सिंस इवेंट ए हैज 2 elementary events as its एलिमेंट, सेट में जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन्हें एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। इवेंट ए हैज 2 elementary events as its element, therefore A is a compound event। तो ए क्या हो गई बच्चों? हमारे पास कंपाउंड इवेंट हो गई। अब कंपाउंड इवेंट के बाद हमारे पास में जो आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फोर्थ टाइप, exclusive events, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं, बहुत कम शब्दों में समझें। जैसे मैं कहूं एक सैंपल स्पेस है, डाई थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 अकर हो सकता है। एक इवेंट है इवन नंबर आने की 2 4 6, और एक है E2 ऑड नंबर की 1 3 5। अब आप देखें अगर हम डाई थ्रो करें तो कोई एक नंबर आकर होगा हमें। जैसे सपोज कर दीजिएगा 1 आकर हुआ, तो 1 आकर इस एलिमेंट्री इवेंट का हुआ, ना कि इसका। अब हमारे पास में हम कह दें 4 आकर हुआ, तो इस एलिमेंट्री इवेंट का हुआ, इस एलिमेंट्री नहीं बट बोलेंगे बच्चों इस इवेंट का एलिमेंट आकर हुआ, ना कि इसका। तो एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर हमारे पास में उन इवेंट्स में से किसी एक का ही जो है वो एलिमेंट आकर होगा, दोनों का या 3 का नहीं होगा। तो देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे तो 5 आएगा, नल सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट है, एक में 1 2 3 4, बी एक इवेंट है, मैंने क्या दिया 4 5 6। चलो अभी एक एग्जांपल और बना लेते हैं। चलो पहले मैं ये बताता हूँ 4 5
टू, अब मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देखो 1 है यहाँ पर 1 नहीं है, 2 है यहाँ पर 2 नहीं है, 2 है, देखो 2 है, ये 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में हो। अगर हमारे पास 3 है यहाँ 3 नहीं है, 4 है 4 है, तो 4 आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है वो दिए गए सेट में हो। अगर इफ ऐसा हो जाता ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आता ही नहीं कॉमन, अगर बी ऐसा हो जाता तो हमारे पास में क्या हो जाता, ये डिसजॉइंट सेट होता, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये डिसजॉइंट सेट। तो हमारे पास में इवेंट का इंटरसेक्शन अगर हमारे पास में एक क्या आए, नल सेट आए, मतलब एक ऐसा सेट आए जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो हमारे पास में इवेंट्स क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। देखें, इफ 2 और more than 2 events, 2 or more than 2 events associated with a random experiment are said to be mutually exclusive events, mutually exclusive events if, कब कहलाएंगे, if their intersection is a null set और इसी को डिसजॉइंट बोलते हैं, डिसजॉइंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, डिसजॉइंट। एक सैंपल स्पेस लेते हैं, एग्जांपल सैंपल स्पेस एस, एक सैंपल स्पेस ले लेते हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, हमने डाई थ्रो की 1 2 3 4 5 6, हमने इवेंट let even be an event of getting even number, तो even इज इक्वल टू क्या आया, इवन नंबर है 2 4 6, let E2 be an event of getting an odd number।
तो E2 में बच्चों क्या क्या आया, E2 में आया 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। लेट E3 be an event of getting a number greater than 4। तो इसमें E3 में हमारे पास में क्या आया, 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर 5 और 6 आया, 5 और 6। या बच्चों हम यहां पर कहते हैं अ ग्रेटर देन 5, तो यहां पर हमारे पास में ये 6 ही आया। अब देखें E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 के एलिमेंट्स लिख दें 2 4 6, इंटरसेक्शन E2 का एलिमेंट लिख दें, E2 का एलिमेंट है 1 3 5। यहां देखें बच्चों 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इस सेट में कोई कॉमन नहीं आया, तो हमारे पास में ये एक नल सेट रहा। सिंस E1 intersection E2 is a null set, therefore E1 and E2 are mutually exclusive events। अब देखें बच्चों E1 और E3 देखें, E1 इंटरसेक्शन E3, E1 देखें, E1 है 2 4 6, 2 4 6, इंटरसेक्शन E3 में है 6, तो कॉमन हमारे पास में 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ नहीं है, 4 है यहाँ, 4 यहाँ नहीं है, और इस 6 इस सेट में है, 6 इस सेट में भी है, तो इंटरसेक्शन में 6 आया। तो ये विच इज, तो ये हमारे पास में नल सेट नहीं है, सिंस E1 intersection E2 is not a null set, therefore E1 and E3 बच्चों E3 are not mutually exclusive events। अब देखें बच्चों हमारे पास में, अब मैं E2 और E3 को देखूं, E2 इंटरसेक्शन E3, E2 में क्या क्या है, E2 में 1 3 5 इंटरसेक्शन E3 में क्या है 6। तो यहां देख रहे होंगे बच्चों कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नल सेट है। That implies E2 and E3 are mutually exclusive events। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हमने क्या करा, आपको डिफाइन किया। अब बताते हैं बच्चों आगे, अब बताते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बताएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखें एग्जॉस्टिव इवेंट्स
exhaustive events. Events. देखें बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है? टू और मोर देन two events are associated, which are associated with a random experiment. एक ही एक्सपेरिमेंट से संबंधित हूं. एक्सपेरिमेंट. Two or more than two events which are associated with a random experiment are said to be exhaustive events. If their union is the sample space of the random experiment. Example: sample space 1 2 3 4 5 6. Let A1 be an event getting less than 4 से कम आए. तो बच्चों देखें, A1 पे क्या आया? 1 2 3, ये लेस देन 4 है. अब हम A2 देखें. लेट A2 बी एन इवेंट of getting greater than 3, greater than 2 कर देते हैं बच्चों. यहां पर देखें, कुछ ही देर चल पाएगा ये. A2 be an event of getting greater than 2. तो हमारे पास में A2 क्या हो गई? 3 4 5 6. तो A1 यूनियन A2, A1 है 1 2 3, यूनियन 3 4 5 6. कॉमन देखें, 3 यहां है, 3 यहां है, कॉमन है, 3 लिख दो, कॉमन लिख दो. कॉमन के बाद इसमें क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा. इसमें क्या बचा? 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा. और ये क्या आ गई बच्चों? एक सैंपल स्पेस आ गई फिर से. तो हमारे पास में A1 यूनियन A2 is equal to S. Therefore, A1 and A2 are exhaustive events.
एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई हमारे पास में बच्चों। A3 ले लूँ, लेट A3 बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग greater than 4। A3 में क्या आया, A3 में आया ग्रेटर देन 4, 5 आया और 6 आया, 5 आया 6 आया। A1 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A3 निकालो। A1 क्या है हमारे पास में, 1 2 3 1 2 3 यूनियन 5 6, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसके भी सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। लेकिन ये देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ सैंपल स्पेस ये तब होता जब यहाँ पर 4 होता, तो ये इज नॉट इक्वल टू एस, दैट एम्प्लाइज A1 एंड A3 are not exhaustive events। तो बच्चों ये मैंने आपको डिफाइन किया। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और रह गया, वो थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं बच्चों। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट जल्दी डिफाइन करता हूं बच्चों, क्योंकि बैटरी में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और वही इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी है, मतलब जैसे एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मैंने इवन लिया, इवन नंबर 2 4 6, E2 लिया और नंबर 1 3 5। देखिए E1 इंटरसेक्शन E2, मेरे पास एक नल सेट है, तो ये E1 और E2 हमारे पास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, और E1 यूनियन E2 निकालूं तो 2 4 6 यूनियन 1 3 5, तो क्या आया मेरे पास 1, देखा 1 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, 5 वहां से, 6, तो ये मेरे पास ही ऐसा आ गया। Therefore that implies E1 and E2 are mutually exhaustive events। तो कोई इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब होगी जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और जब वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी है। देखिए 2 और मोर देन 2 events associated with a random experiment is mutually exclusive as well as exhaustive। Then
The events are called mutually exhaustive events. ठीक, इवेंट्स। तो बच्चों ये मैंने आपको जो फंडामेंटल्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।